इसके मुख्य न्यायाधीश के ऊपर सीधे तौर पर उंगली खड़ी कर दी। और ये प्रश्न सिर्फ सौरभ दास जी ने नहीं उठाया, इस देश के तमाम एलाइड ग्रुप ने, जो बाकायदा देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और उनका सदुपयोग कर रहे हैं और उन्हें सदुपयोग करने से रोक रहे तमाम भ्रष्ट अधिकारी और नेता, यहाँ तक कि मंत्रालयों से जुड़े तमाम बड़े बड़े मंत्री उनको लगातार पीछे खींचते जा रहे हैं कि देश में तरक्की ना हो, इस देश के मिडिल क्लास और गरीबों के बच्चे आगे ना आए। लेकिन इस देश में बहुजन समाज से निकला हुआ एक व्यक्ति, जिसे सौरभ दास के नाम से जाना जाता है, आज उसने अपनी कवर स्टोरी द कारवा में किस तरीके से इस देश में संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति के ऊपर न सिर्फ उंगली खड़ी की, बाकायदा सिलसिलेवार उनके कामों में किस तरीके से सरकार के फेवर में सारे फैसले जाते थे, जबकि न्यायपालिका की पूरी तरीके से कोशिश होती है इस देश की जनता को न्याय दिलाना, और जनता का फेवर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो सरकार के फेवर में फैसले चले जाते, और सरकार से अगर ध्यान हटता तो आरएसएस के फेवर में सारे फैसले चले जाते। लेकिन सौरभ दास की इस खोजी पत्रकारिता में किस तरीके से चंद्रचूड़ साहब के ऊपर प्रश्न खड़े कर दिए, ताकि पूरी तरीके से इस देश में बहुजन समाज के उस हर एक व्यक्ति को जो गाँव में रहता है, दूर दराज के इलाकों में रहता है, जिससे कानून व्यवस्था, न्यायपालिका व्यवस्था के बारे में शायद अभी उतना नहीं पता जितना पता होना चाहिए, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं और किसी का भी फेवर कर देते हैं। इस पत्रकारिता की कवर स्टोरी में आप जाकर पढ़ेंगे तो सिलसिलेवार मिलेगा किस तरीके से चंद्रचूड़ साहब ने सरकार का फेवर किया, और जहां सरकार का फेवर नहीं कर सकते थे वहां पर आरएसएस का फेवर किया। ये आरएसएस का फेवर इसलिए जरूर है किस तरीके से वहां पर राम मंदिर पर फैसला देने से पहले चंद्रचूड़ साहब ने सोचा और उसको डाले रहे, उसके बाद में फैसला अचानक से आ जाता है और ये फैसला राम मंदिर के फेवर में चला जाता है। तो ये तो रहा सरकार के फेवर में फैसला देना, और सरकार से भी ज़्यादा आरएसएस के फेवर में फैसला देना। और चंद्रचूड़ साहब को जब गुजरात में किस तरीके से अमित शाह के ऊपर केस चल रहे थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज उसमें इन्वॉल्व थे, उनमें से अचानक एक जज की मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु के बाद एविडेंस के तौर पर केस की सुनवाई जब साहब के पास आती है तो साहब उसमें से एविडेंस को इस तरीके से कलेक्ट करवाते हैं और बाकी जजों का किसी और कोर्ट में पोस्ट कर देते हैं ताकि इसको अपनी स्तर से सुन सकें। तो वहाँ पर आगे चलकर उसके इसको खारिज कर देते हैं और साक्ष्य इस तरीके से कलेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई जज इसको खोलता है तो साक्ष्य के बिहाफ पर और लैक ऑफ एविडेंस के बिहाफ पर इसको खत्म कर दिया जाए। बस ऐसे ही कुछ फैसले, चाहे वो मुंबई में भीमा कोरेगांव का कांड हो, जहाँ पर साहब को सुनवाई का मौका मिला तो इस तरीके से सुनवाई हुई कि सरकार के फेवर में फैसले चले गए। तो सौरभ दास ने बिल्कुल छांट कर और चुन कर इस फाइल में जो 40 से 45 पेज की है उसमें सारे सिलसिलेवार तरीके से केसों को रखा, जहाँ चंद्रचूड़ साहब की एक एक चालाकी और दिमाग की सतर्कता और संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने की सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया। ऐसा नहीं, सौरभ दास जी ने उनसे बात करने की कोशिश भी की, अपॉइंटमेंट भी ली, लेकिन उन्होंने अपने रिव्यू में कुछ कहने से और मिलने तक और अपॉइंटमेंट से भी इनकार कर दिया। तब जाकर सौरभ दास ने तमाम उन सहयोगी और कॉलेज के मित्र जो चंद्रचूड़ साहब के पहले रहे नज़दीकी, उनसे जिक्र किया और इंटरव्यू में बाकायदा ये सारी चीज़ें लिखकर उनके बिहाफ पर इस कवर स्टोरी को छापा, जो कवर स्टोरी लगातार 5 दिन से यूट्यूब और गूगल पर सर्च में है, जो गोदी मीडिया और उद्योगपतियों के चैनल शायद नहीं दिखाएंगे। बहुजन समाज के इस पुत्र ने और खोजी पत्रकार ने कितनी बड़ी समस्याओं को सामने रख दिया कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किस तरीके से पूरी तरीके से देश के लोगों की आंखों में धूल झोंक सकता है। कुछ दिन पहले चंद्रचूड़ साहब ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर एक ऐसा फैसला दिया था जो शायद उन्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन देते देते उन्होंने ये फैसला सुना ही दिया। तब देश की जनता को लगा कि अब राजनीतिक पार्टियों की मनमानी नहीं चलेगी, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से उन्हें अपने फेवर में रखकर चुनाव करवा रहा है वो शायद अब चंद्रचूड़ साहब की आंखें खुल चुकी हैं और वो ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन ये जनता के फेवर में सिर्फ 1% फैसला था, बाकी 80% से ज़्यादा फैसले तो सरकार के हिसाब से दिए गए, और उसमें से बचे हुए फैसले जो बचे हुए थे महत्वपूर्ण थे वो आरएसएस के हिसाब से दिए गए। तो ये कवर स्टोरी पूरी तरीके से रिवील करती है उन सारे संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों को, जहां किस तरीके से ये अधिकारी सरकार का फेवर करते और सरकार के फेवर करने से थक जाते और पक जाते तो फिर आरएसएस का फेवर करते। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट ने उस समय फैसला दिया था जब जहां एससी एसटी के रिजर्वेशन में 2 टुकड़े करने की बात की थी, और जब रिव्यू पेटिशन डाली गई तो इन्हीं जजों ने कह दिया था कि अब इसमें रिव्यू पेटिशन जैसा कुछ है ही नहीं, एससी के रिजर्वेशन में 2 टुकड़े कर दो और जिनको जरूरत है उनको थोड़ा आरक्षण ज़्यादा दे दो और जिनको मिल चुका है उन्हें कम दे दो। लेकिन इस देश में एक ऐसा तबका भी है जिसकी आबादी पूरे देश में 10% है और इसे ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% रिजर्वेशन दे दिया जाता है बिना कुछ सोचे समझे। ये फैसला तो सरकार और आरएसएस के दोनों के फेवर में था। ये सारे केसों की स्टडी बाकायदा सौरभ दास ने सिलसिलेवार यहाँ पर लिखा है। तब तो जाकर 23 और 20% के आरक्षण पर झुंझलाना और झगड़ा करना इत्तेफाक से उन सारे लोगों की मूर्खता होगी, जहां 100% आरक्षण 100% लोगों को दे दिया जाता है। अब बेस यहाँ पर 10 मान लिया जाए तो ईडब्ल्यूएस के तौर पर 10% लोगों को 10% रिजर्वेशन दे दिया जाता है, तब तो ये रिजर्वेशन किस तरीके से 1-2% में गिना जाएगा, 100% रिजर्वेशन है। बस ऐसे ही कुछ फैसलों को सौरभ दास ने इस अपनी खोजी कवर स्टोरी में लिखा, जिसे द कारवा के नाम से आज पढ़ा जा रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के आज हाथ पैर फूल चुके हैं कि बहुजन समाज का एक व्यक्ति किस तरीके से खोजी पत्रकारिता कर सकता है, और ऐसे कई खोजी पत्रकार जो बहुजन समाज से जुड़े हैं उन्हें गोदी मीडिया और तमाम धन्ना सीटों के चैनलों पर अपनी रिपोर्टें प्रकाशित करने का मौका या समय नहीं दिया जाता, ताकि इस देश के भ्रष्ट अधिकारियों की सच्चाई सामने आ सके। सोशल मीडिया पर बहुजन मिशन को समृद्ध करने के लिए, मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा सर्च और गूगल पर भी टाइप करें। धन्यवाद।